2000 के नोट जमा करने से कौन कर रहा है इनकार? किसने की इनकम टैक्स दर घटाने की मांग? आरबीआई कब करेगा रेपो रेट में कटौती की शुरुआत? मुकेश अंबानी अब कर रहे हैं किस नए क्षेत्र में खलबली मचाने की तैयारी? आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ ज़रूरी खबरों की, महत्वपूर्ण खबरों की, उन खबरों की जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। आज की पहली खबर हर रोज़ की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों को 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने में बड़ी समस्या आ रही है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों का कहना है कि वहां बैंक 2000 रुपये के नोट लेने से साफ इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि उन्हें आरबीआई के नए नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी और लोगों को अपने सभी 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने तक के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं है, लेकिन यहाँ कर संग्रह काफ़ी अधिक है। ऐसे में आयकर की दर जो मौजूदा वक्त में करीब 40% है, इसे घटाया जाना चाहिए। और ये कहना है जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का। भल्ला ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की गति को तेज़ करने के लिए कर की दर में कमी करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य, केंद्र और स्थानीय निकायों का कर संग्रह भारत की जीडीपी का लगभग 19% है। इसे 2% कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए रुक करते हैं तीसरी खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष की चौथी तिमाही में नीतिगत दर रेपो रेट में कटौती कर सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है कि ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते केंद्रीय बैंक अपने कठोर रुख में नरमी ला सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है कि मुद्रास्फीति पहले ही नरम हो रही है। उपभोक्ता महंगाई को लेकर अनुमान नीचे आ रहा है। ऐसे में 2023 की चौथी तिमाही में आरबीआई की ओर से पहली ब्याज दर कटौती हो सकती है। मुकेश अंबानी के निवेश वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अल्टीग्रीन नए फंडिंग राउंड में 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल बनाने वाली अल्टीग्रीन अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है और नए मॉडल विकसित करना चाहती है। इसके लिए उसे पूंजी की ज़रूरत है। कंपनी 35 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन पर नया फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। 2013 में स्थापित अल्टीग्रीन इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर्स का निर्माण करती है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता अभी 55,000 वाहन की है। पांचवी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कल हेलो मनी 9 में दोपहर 1 बजे क्या कुछ होगा खास। हेलो मनी 9 रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार तक आता है और आपके लिए लाइव ये लेकर आता है दिन में 2 बार। और कल जब दोपहर के 1 बजेंगे तो स्टॉक्स पर आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। डॉक्टर रवि सिंह होंगे कल मनी 9 के मेहमान। वाइस प्रेसिडेंट हैं, रिसर्च हेड हैं शेयर इंडिया के। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो जुड़िए मंगलवार 1 बजे और आप अपना सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए मनी 9 तक पहुंचा सकते हैं। 9311211874 पर आपको भेजना है अपना सवाल। तो स्टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो उसे लिख भेजिए। डॉक्टर रवि सिंह दोपहर 1 बजे मंगलवार को देंगे स्टॉक से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोना एक बार फिर आया 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे और विदेशी बाजारों में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 110 रुपये की गिरावट के साथ 59,965 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 290 रुपये चढ़कर 73,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना नुकसान के साथ $1944 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी बढ़त के साथ 23.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। अमेरिकी बाजारों के सकारात्मक रुख और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी से भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 345 अंक की बढ़त के साथ 62,846 अंक पर बंद हुआ।
दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 524 अंक चढ़कर 63,000 के स्तर को पार कर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 99 अंक की बढ़त के साथ 18,598 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,072 अंक चढ़ा। सकारात्मक वैश्विक रुझान और घरेलू आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की संभावना के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंच गए। ओडिशा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। राज्य सरकार घर बनाने के लिए देगी ऋण आधारित वित्तीय सुविधा। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन को चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का होम लोन राज्य सरकार से ले सकेगा। देश में यूपीआई से लेन देन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूसी इंडिया का अनुमान है कि 2026-27 तक प्रतिदिन 1 अरब यूपीआई लेन देन होंगे और कुल डिजिटल भुगतान में इसका हिस्सा बढ़कर 90% हो जाएगा। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वित्त वर्ष 2022-23 में रिटेल लेन देन में हिस्सेदारी 75% रही। अगले 5 साल में रिटेल डिजिटल भुगतान में कुल लेन देन राशि का 90% यूपीआई से होगा। जर्मनी में आर्थिक मंदी से भारत का केमिकल, मशीनरी, परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों का यूरोपीय देशों को निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ की आयात निर्यात समिति का कहना है कि जर्मनी में आर्थिक मंदी का भारतीय निर्यात पर असर जानना अभी जल्दबाजी होगी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी का सामना कर रहा है। वर्ष 2022 में भारत के कुल निर्यात में जर्मनी का हिस्सा 4.4% था। देश में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में 2022 में मालवेयर हमलों में 31% की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में 10% और रैंसमवेयर हमलों में 53% की वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी सोनिकवॉल का कहना है कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मालवेयर हमलों में कमी आई है, लेकिन भारत में फिलहाल ये खतरनाक स्तर पर है। घर खरीदारों की परेशानियों को कम करने के लिए आवास और शहरी मामलों के विभाग ने एक प्रस्ताव दिया है। आवास सचिव ने कहा है कि अच्छे और बुरे रियल एस्टेट डेवलपर के बीच अंतर करने के लिए एक विश्वसनीय रेटिंग प्रणाली की ज़रूरत है। इसे रियलिटी क्षेत्र की परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सकेगा और उपभोक्ताओं के पैसे पर उनकी निर्भरता नहीं रहेगी। रियल एस्टेट परियोजनाओं का वित्त पोषण बड़े पैमाने पर ग्राहकों से मिले एडवांस से किया जाता है और इस मॉडल को बदलने की अब जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के बावजूद बैंकों में संचालन के स्तर पर खामियां पाई गई हैं। इस प्रकार की खामियां कुछ हद तक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। उन्होंने खाते के स्तर पर दबाव को छुपाने और बढ़ा चढ़ाकर वित्तीय प्रदर्शन दिखाने के लिए स्मार्ट अकाउंटिंग की भी आलोचना की। दास ने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल और प्रबंधन को इस प्रकार की खामियों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने बैंकों की वृद्धि रणनीति, कीमत निर्धारण आदि को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। तो अब वक्त है बुलेटिन को ख़त्म करने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कल हेलो मनी 9 में शाम को 4 बजे क्या कुछ होने वाला है खास। तो कल पर्सनल फाइनेंस पर चर्चा होगी, लाइव चर्चा होगी और कल के जो मेहमान होंगे वो होंगे सिद्धार्थ सिंघल। और कल का जो मुद्दा है वो है मौजूदा बीमारी के साथ कैसे मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। अक्सर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवाल होते हैं जो देखने में आते हैं। तो कल हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, तो उसका जवाब हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको मिलेगा कल मंगलवार शाम 4 बजे। और आपको लिख भेजना है अपना सवाल व्हाट्सएप पर 9311121874 पर। सिद्धार्थ सिंघल बिजनेस हेड हैं हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी बाजार में, तो वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो उसे लिख भेजिए 9311121874 पर। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये खबरें क्या असर डालती हैं आपके जीवन पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी खास मुद्दे पर कोई खास जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद है आपने मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और आप मनी 9 की वेबसाइट से भी जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मनी 9 की वेबसाइट से भी जुड़ जाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।